सुप्रभात। मैं प्रियंका राय। आज मैं आप लोगों को शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया अथवा कार्य के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले सीयर्स महोदय ने शैक्षिक प्रक्रिया के 5 कार्य बताए थे, जिसमें पहला था नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। एक बार फिर सुनिए आप लोग। नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, जिसको कि एसपी सुखिया ने इसको आगे बढ़ाया और इस शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया के 9 कार्य बताए, जिसमें नंबर 1 है निर्णय करना, नंबर 2 है नियोजन, नंबर 3 संगठन, नंबर 4 संप्रेषण, नंबर 5 निर्देशित करना, नंबर 6 समन्वय करना, नंबर 7 रिपोर्ट तैयार करना, नंबर 8 बजट बनाना और नंबर 9 है मूल्यांकन करना। अब हम बात करते हैं निर्णय करना। निर्णय करना प्रत्येक संगठन के कार्य संपादन का प्रमुख आधार है। निर्णय करना प्रत्येक संगठन के कार्य संपादन का प्रमुख आधार है। निर्णय ही वह आधार है जो कार्यकलापों को संचालित करने में या उनके संचालित होने में सहायता प्रदान करता है। और हम कह सकते हैं कि निर्णय के बिना किसी भी कार्य का शुरू होना असंभव है। अर्थात निर्णय के बिना हम किसी कार्य को कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको उस कार्य को करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। और एक प्रशासक को स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि जो वह निर्णय ले रहा है वो सही है कि नहीं। इसके लिए उसको प्रशासक को चाहिए कि वह जो बातों को सुन रहा है, जो सूचनाएं उसके तक आ रही हैं, वह देखे कि जो सूचनाएं हैं वो सही है कि नहीं। उसका संश्लेषण करे, विश्लेषण करे, उस सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करे और तत्पश्चात प्रशासक उस विषय पे अपना निर्णय ले। तो किसी भी कार्य को के संपादन में निर्णय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना निर्णय के हम कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमारे कार्य को शुरू होना, अगर हम किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं तो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उसके लिए सही निर्णय लिया है कि नहीं। अर्थात हमको किसी कार्य को करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले उस कार्य को करने के लिए निर्णय लेना जरूरी है। नंबर 2 है नियोजन। नंबर 2 नियोजन। नियोजन का अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाना या एक रूपरेखा बनाना। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो पहले उसके लिए हम एक योजना बनाते हैं कि हमको किस प्रकार से अपने कार्य को करना है, और इस योजना पे ही हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य दोनों निर्भर करता है। अर्थात जिस प्रकार की हम प्लानिंग करते हैं, जिस प्रकार की हम योजना बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारा पूरा कार्यक्रम निश्चित होता है। और जब हम किसी योजना का निर्माण करते हैं तो हमको देखना चाहिए कि जो हमारी योजना का उद्देश्य है वह स्पष्ट हो और निश्चित हो, तभी हम अपने कार्य को सही प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि जब हम लोग छोटे रहते हैं तो जब हम छोटे रहते हैं तो निबंध लिखने के लिए आता है। सबसे पहले हम लिखते हैं रूपरेखा। तो अर्थात ये जो रूपरेखा है वही योजना है कि हमको कैसे कैसे उस निबंध को या उस चीज को आगे बढ़ाना है, तो उसी को हम योजना कहते हैं या रूपरेखा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको योजना बना करके ही कार्य करना चाहिए, और हमारी योजना जो है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। योजना पर ही हमारा पूरा कार्य निर्भर होता है। तो योजना सही से बनानी चाहिए, तभी हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो पाएगी या हम अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 3 है संगठन। संगठन द्वारा विभिन्न तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति या किसी लक्ष्य की प्राप्ति सरलता पूर्वक और सुगमता पूर्वक हो जाए। अर्थात
जो हम उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसको हम आसानी से, उसको हम बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से उस लक्ष्य को, उस संगठन के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। इसमें दो तत्व आते हैं, पहला है भौतिक तत्व और दूसरा है मानवीय तत्व, या हम कह सकते हैं पहला है मानवीय तत्व, दूसरा है भौतिक तत्व। तो इसके पहले ही बताया गया था, मानवीय तत्व में को व्यक्ति भी कहते हैं और भौतिक तत्व को वस्तु कहते हैं। तो मानवीय तत्व में आ जाते हैं वहाँ के प्रशासक, निरीक्षक, छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक। और जो भौतिक तत्व हैं उसमें आ जाएंगे विद्यालय का भवन, वहाँ की क्लासरूम, प्रयोगशाला और जो भी कंप्यूटर लैब है और जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है, और विद्यालय में जो भी चीज़ें हैं जिससे हम अपना शिक्षण कार्य आसानी से कर सकते हैं उसको हम भौतिक तत्वों के अंतर्गत रखेंगे। तो संगठन को सही प्रकार से कार्य करने के लिए, विद्यालय संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन दोनों तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात ये दोनों तत्व बहुत आवश्यक हैं और इनके बिना एक विद्यालय संगठन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो विद्यालय संगठन के लिए भौतिक तत्व और मानवीय तत्वों के द्वारा हम उसके उद्देश्यों को आसानी से, सरलता से, सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। संप्रेषण हम उसको कहते हैं कि संप्रेषण के द्वारा ही हम अपने भावों, विचारों, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसमें हम अपने प्रश्न को, अपने बात को प्रश्नों के माध्यम से पूछते हैं, या एक दूसरे के से बात करते हुए हम उसके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात एक दूसरे के जब मनोभावों को समझते हैं, उसके विचारों को समझते हैं और हम उसकी बातों को समझते हैं, तो हम इसको संप्रेषण कहते हैं। यहाँ शैक्षिक प्रशासन में इसको हम 3 प्रकार से रख सकते हैं। नंबर 1 है ऊपर से नीचे की ओर, नंबर 2 है नीचे से ऊपर की ओर, और अगला है नंबर 3 है समानांतर संप्रेषण, ऊपर से नीचे की ओर। जब प्रशासक द्वारा अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं उनको कोई बात कही जाती है तो उस संप्रेषण को हम ऊपर से नीचे की ओर कहते हैं। जैसे विद्यालय में एक प्रधानाचार्य द्वारा, एक प्राचार्य द्वारा अपने शिक्षकों को और अपने जो ऑफिस के लोग हैं उनको कोई बात कहनी हो तो उस संप्रेषण को हम ऊपर से नीचे की ओर संप्रेषण कहेंगे। नंबर 2 है नीचे से ऊपर की ओर। इसमें जब शिक्षकों द्वारा या जो और कर्मचारी हैं उनके द्वारा जब एक प्रधानाचार्य को या एक प्रशासक को कोई बात कही जाती है तो उसको हम नीचे से ऊपर की ओर कहते हैं। अर्थात जो नीचे का व्यक्ति है वह अपने अधिकारी को कोई बात कह रहा है, कोई सूचना प्रदान कर रहा है, तो उस संप्रेषण को हम नीचे से ऊपर की ओर संप्रेषण कहते हैं। और अगला है समानांतर संप्रेषण। समानांतर संप्रेषण इस संप्रेषण में जब 2 बराबर के व्यक्ति, 2 प्रशासक आपस में बात करें या 2 शिक्षक आपस में बात करें, एक दूसरे के भाव विचारों को समझें या बताएं, या 2 कर्मचारी या 2 एक ही समान कार्य करने वाले व्यक्ति जब अपने भाव विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या एक दूसरे से बताते हैं, कहते हैं, तो उसको हम समानांतर संप्रेषण कहते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है वह दोनों बराबर होता है। इसमें ना कोई नीचे का व्यक्ति होता है ना कोई ऊपर का व्यक्ति होता है। अर्थात इसमें जो व्यक्ति अपनी बातों को कहता है वो बहुत आसानी से एक दूसरे की बातों को समझता है और अपनी बातों को कहता है। इसको हम समानांतर संप्रेषण कहते हैं। निर्देशित करना, निर्देशन जो है वो प्रशासनिक प्रक्रिया का वह आधार है जो कि निर्णय को भी
प्रभावित करता है। और निर्देशन जो है यह स्पष्ट करता है कि जो कार्य करना है वो कब करना है और कैसे करना है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशन का बहुत ही मुख्य रोल है या मेन रोल है। और निर्देशन जो है इसके अभाव में योजना प्रभावित हो जाती है। तो यह सूचना देने का कार्य करता है या आदेश देने का कार्य करता है। और शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में निर्देशन जो है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है और किसी भी कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में प्रशासन में निर्देशन का बहुत ही मुख्य योगदान है। और निर्देशन जो है वह प्रशासक के ज्ञान, योग्यता, नेतृत्व, उसकी शक्ति और अनुभव, उसकी प्रशासक की दूरदर्शिता आदि सभी गुणों का होना इसमें आवश्यक होता है। अर्थात प्रशासक में ये सारी चीजें होनी चाहिए और प्रशासक जो है निर्देशन के माध्यम से अपना कार्य सही प्रकार से कर सकता है। अगला है समन्वय करना। तो जो प्रशासनिक प्रक्रिया में समन्वय का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो भी मानवीय तत्व और भौतिक तत्व होते हैं उनमें समन्वय स्थापित करना बहुत ही जरूरी होता है। और बिना समन्वय के जो संगठन है वो सही से कार्य नहीं कर सकता है। जैसे हम कहीं भी कार्य करते हैं तो हम अगर व्यक्ति ही मानवीय तत्वों को ही ले लिया जाए तो हम आपस में अगर हम सामंजस्य बैठा के कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमारा कार्य सही नहीं होगा। तो हमको कोई कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए, कि हमारा कार्य सही प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सही प्रकार से हो जाए, तो उसके लिए हमको समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमको चाहिए कि जो भी भौतिक तत्व है और जो भी मानवीय तत्व हैं उन दोनों का आपस में समन्वय होना बहुत जरूरी है और इसका भी प्रशासन में बहुत मुख्य योगदान है। नंबर 7 है रिपोर्ट तैयार करना। अर्थात जो भी चीजें शैक्षिक प्रशासन की जो प्रक्रिया है और प्रक्रिया के जो कार्य है, जैसे निर्णय लेना, नियोजन, संगठन, संप्रेषण, निर्देशन, और इसके बाद जब हम भौतिक और मानवीय तत्व और समन्वय, जब समन्वय स्थापित करने इन सब की जब बात आती है कि मानवीय तत्वों और भौतिक तत्वों में किस प्रकार से हम समन्वय स्थापित कर रहे हैं, कैसे हम इनमें सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, उसके बाद बात आती है कि रिपोर्ट तैयार करना। अर्थात जो भी हमने चीज़ें देखी या जो भी हमको विषय वस्तु मिला हुआ है उसके बारे में हम अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे कार्यों को करना है या क्या क्या कैसे कैसे हुआ है और इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, किन चीज़ों को और जोड़ सकते हैं। यह भी शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया का एक मुख्य कार्य है। अगला है बजट बनाना। बजट बनाना, जैसा कि हम सभी जानते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमको वित्त की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। कार्य ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जिसमें हमको धन की आवश्यकता ना पड़े। तो उसके लिए हम अपना जो भी हमको कार्य करना हो उसके लिए हम बजट बनाएंगे कि हमारे इस कार्य में कितना धन व्यय हुआ, इस कार्य को करने में कितना पैसा लगेगा, उसके लिए हम पहले बजट बनाएंगे और फिर इन कार्यों को संपादित करेंगे और बहुत अच्छी प्रकार से संपादित करना है और हमारा कार्य अच्छा भी होना चाहिए और हम उसको अच्छी प्रकार से व्यवस्थित कर सकें। अगला और सबसे अंतिम बिंदु है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन जो है वह प्रशासन प्रक्रिया का एक मुख्य अंग है, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम बिना मूल्यांकन के हम उसका मतलब उसको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमने कार्य किया उसमें क्या त्रुटियां रह गई या वो कार्य सही से हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कहाँ कमी है और उसको कमियों को हम कैसे दूर करना है हमको, तो उसके लिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन के द्वारा ही हम देखते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है वह हमने प्राप्त किया है कि नहीं किया है। अर्थात किसी भी कार्य के पूर्ण होने में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना मूल्यांकन के हमारा जो कार्य है, जो भी प्रशासन का कार्य है वो सही प्रकार से नहीं हो सकता है। अर्थात हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को ज्ञात करने के लिए या जो भी कार्य हमने किया है उसको देखने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं या मूल्यांकन का महत्वपूर्ण
भूमिका है। बुरी। इसमें जो 8वां पॉइंट है बजट बनाना, इसको फिर से मैं बता देती हूँ। बजट बनाना, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमको कोई कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के हम कोई कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमको कुछ भी करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो जो हम कोई कार्य करते हैं या कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी कार्यक्रम की प्लानिंग करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे, तो उसको करने के लिए हमको ये भी देखना है कि हमारे पास कितना धन है, और उसके लिए हम बजट बनाते हैं कि हमको ये कार्य करना है, तो किसमें किसमें कितना कितना धन खर्च होगा, और उसी प्रकार से हम अपना कार्य करते हैं। क्योंकि जितना हमारे पास धन होगा, जब हम कोई कार्य करेंगे, जब हम बजट बना के करेंगे, तो चाहे वो प्रशासन हो या कहीं कोई भी स्थान हो, हम अपना कार्य सही से कर सकते हैं। और एक प्रशासक को चाहिए कि जब वो कोई कार्य कर रहा हो, विद्यालय से संबंधी हो या किसी भी शैक्षिक संस्थान से संबंधी हो, तो वो अपने कार्य को करने से पहले बजट बनाए कि हमारे किन गतिविधियों में क्या कार्य करने के लिए कितना धन व्यय होगा, और इससे हमारा जो कार्य है वो सही प्रकार से होगा। इसी पे मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।